वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम ब्लेक की जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है जेरूसलम। ये पोइम प्रीफेस टू हिज एपिक मिल्टन अ पोइम इन 2 बुक्स में पब्लिश हुई, जो कि प्रोफेटिक बुक्स के नाम से भी जानी जाती हैं। ये पोइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अगेंस्ट लिखी गई है। इसमें जेरूसलम की रिवाइवल के बारे में पोइट ने जिक्र किया है। ये पोइम 4 क्वार्टरेंस पर कंसिस्टेड है। क्वार्टरेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 16। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम, इन कदीम वक्तों में उन कदमों ने वॉक यानी सैर की होगी। क्या वो कदम पुराने वक्तों में पैदल चले होंगे। ऑन इंग्लैंड्स माउंटेन ग्रीन, इंग्लैंड के सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों पर। क्या ज़माना कदीम में वो कदम इंग्लैंड के सरसब्ज़ो शादाब पहाड़ों पर पैदल चले होंगे। यानी ये जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा है कि वो एंशिएंट टाइम्स में वहाँ इंग्लैंड में मौजूद थे। एंड वॉज द होली लैम ऑफ गॉड, और ये खुदा का लैम यानी भेड़ का बच्चा, लेकिन ये जीसस क्राइस्ट यानी हज़रत ईसा के लिए यूज़ किया गया है। यानी जीसस क्राइस्ट जो थे वो खुदा के एक मुक़द्दस बेटे थे। ऑन इंग्लैंड्स प्लेजेंट पास्चर्स सीड, और वो प्लेजेंट यानी खुशगवार, पास्चर्स यानी चरागाहें, वो इंग्लैंड की खुशगवार चरागाहों पर देखे गए। यानी जीसस क्राइस्ट जो थे वो लैम की तरह बहुत मासूम थे, और क्रिश्चियन रिलीजन के मुताबिक वो खुदा के बेटे थे। वो इंग्लैंड की चरागाहों पर, जो कि बहुत ज़्यादा खुशगवार चरागाहें थी, वहाँ देखे गए। एंड डिड द कॉन्टिनेंट्स डिवाइन, कॉन्टिनेंट्स का मतलब है खदोखाल, डिवाइन यानी आसमानी। और क्या आसमानी खदोखाल शाइन फोर्थ यानी मेहरबान हुए, बरसे अपॉन आर क्लाउडी हिल्स, हमारे बादलों बड़े पहाड़ों पर। यानी क्या हमारे बादलों से भरे हुए पहाड़ों पर आसमानी खदोखाल बरसे थे या इन पर मेहरबान हुए थे। एंड वॉज जेरूसलम बिल्डेड देयर, और क्या यरूशलेम यहाँ पर तामीर किया गया था। अमंग दीज डार्क सेटनिक मिल्स, यानी अब यहाँ पोइम का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है। इससे पहले तक वो जीसस क्राइस्ट के बारे में कह रहा था कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो इंग्लैंड की सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन पर चलते थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूहानी खदोखाल की वजह से आसमान पर से बादल बरसते थे और रहमत बरसती थी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत मुक़द्दस थे और भेड़ की तरह बहुत मासूम थे, और ये इंग्लैंड की चरागाहों पर देखे जाते थे। और यहाँ पर उन्होंने जेरूसलम को यानी यरूशलेम को तामीर किया था। लेकिन अब हुआ क्या, अमंग दीज डार्क इन तारीक सैटनिक मिल्स, सैटनिक यानी शैतानी मिल्स कारखानों के दरमियान। या लेकिन अब हुआ क्या है कि यहाँ पर उसी जगह पर जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम थे और हरियाली और सब्ज़ा था, लेकिन अब यहाँ पर शैतानी मिलें तामीर कर दी गई हैं। यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है कि इंडस्ट्रीज़ कायम हो गई हैं, कारखाने बन गए हैं। इस वजह से अब वो खुशहाली और वो सुकून और वो जो सरसब्ज़ो शादाब किस्म की वादियाँ थी वो यहाँ पर नहीं रही। ये जो कारखाने हैं ये शैतानी काम है। इसने ये शैतानी इस तरह से है कि इसने इंसान को स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत से बहुत दूर कर दिया है और इंसान को मटीरियलिस्टिक बना दिया है। यानी मादी सोच की तरफ इंसान ने अब अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ब्रिंग मी माई बो ऑफ बर्निंग गोल्ड, बर्निंग गोल्ड यानी बहुत ज़्यादा जलता हुआ सोना, सुलगते हुए यानी गर्म सोने का ढेर मेरे पास लाओ। ब्रिंग मी माई एरोज़ ऑफ डिज़ायर्स, मुझे ख्वाहिशात के तीर से लेस कर दो। यानी मुझे ख्वाहिशात के तीर दे दो, और वो जो गर्म तपता हुआ सोना है उसका ढेर भी मेरे सामने झुका दो, मुझे ला के दे दो। ब्रिंग मी माई स्पीयर, अब
मेरे लिए मेरा नेज़ा ले आओ। ओ क्लाउड अनफोल्ड, ए बादलो अब तुम ज़रा रुक जाओ, वापस चले जाओ। ब्रिंग मी माई चैरियट ऑफ फायर, और मुझे आग वाली वो बग्घी ला दो। यानी पोइट यहाँ पर अपने पैशंस और जज्बात का इजहार कर रहा है। वो कहता है कि जिस तरह से जीसस क्राइस्ट के ज़माने में बहुत ज़्यादा सुकून था, हर तरफ सब्ज़ा हरियाली और बादल बरसते हुए दिखाई देते थे, अब ऐसा नहीं है क्योंकि सैटेनिक मिल्स बन गई हैं। अब उन सैटेनिक मिल्स को ख़त्म करने के लिए, उन कारखानों और फैक्ट्रियों को ख़त्म करने के लिए वो कहता है कि जितना भी सोना है उसे पिघला कर उसके औजार बनाकर मुझे दे दो। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे नेज़ा ला दो। ए बादलो तुम हट जाओ, यानी बातों से मुराद है कि जितनी भी रुकावटें हैं, वो कहता है ए रुकावटों तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आग की बग्घी ला दो। यानी आग से मुराद है जज्बात, गुस्सा, तैश। वो कहता है मैं मुश्तिल होकर अपने जज्बात को अपनी सवारी बनाकर सफ़र करूँगा। अब उसका मकसद क्या है, किस तरफ वो सवारी करना चाहता है? वो कहता है आई विल नॉट सीज़ फ्राम मेंटल फाइट, मैं अपनी जहनी जंग से पीछे नहीं हटूँगा। नॉट शैल माई स्वॉर्ड स्लीप इन माई हैंड, और ना ही मेरी तलवार मेरे हाथ में सोएगी, आराम करेगी। यानी मेरी तलवार जो है मेरे हाथ में पुरस्कून नहीं रहेगी, बल्कि हर लम्हा चलती रहेगी और दुश्मनों की गर्दनें काटती रहेगी। टिल वी हैव बिल्ट जेरूसलम, जब तक कि हम उसी यरूशलेम को दोबारा तमीर नहीं कर लेते। यानी वो सारे की सारी जो एफ़र्ट है उसकी सारी की सारी जंग जो है, जब वो कहता है कि मुझे तमाम सोना ला कर दे दो, उस सोने को पिघला कर उसके औजार बना दो, रुकावटों या बादलो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे आग की सवारी ला दो। यानी मैं अपने जज्बात को सवारी बनाकर उस पर सवार होऊंगा और मैं अपनी जहनी जंग से पीछे नहीं हटूंगा, और मेरे हाथ में जो तलवार है वो हमेशा यानी हरकत पजीर रहेगी, हमेशा दुश्मनों की गर्दनें काटती रहेगी। इन सब का मकसद क्या है? सिर्फ़ एक ही है कि मैं इंग्लैंड की सरज़मीन पर यरूशलेम को दोबारा तामीर करना चाहता हूँ। इन इंग्लैंड ग्रीन एंड प्लेजेंट लैंड, इंग्लैंड की सरसब्ज़ और खुशगवार ज़मीन में मैं यरूशलेम को दोबारा से तामीर करना चाहता हूँ। इस पोइम की ट्रांसलेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। इस पोइम की राइम स्कीम है ABCB, यानी तमाम स्टेंजास की फ़र्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड नहीं हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फ़र्स्ट स्टेंजा में सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ग्रीन और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है सीन, ग्रीन सीन। सेकंड स्टेंजा में हिल्स मिल्स, थर्ड स्टेंजा में डिज़ायर फायर, नेक्स्ट हैंड और लैंड। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर दैन टू लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि स्टेंजा नंबर 3 की चारों लाइन्स ब्रिंग मी माई से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही लाइन में एक ही हरफ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में एंड एंशेंट, लाइन नंबर 4 में प्लेजेंट पास्चर्स, लाइन नंबर 9 में ब्रिंग बाओ बर्निंग, अगेन लाइन नंबर 9 में मी माई, लाइन नंबर 14 में सॉर्ड और स्वीट। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर हमें एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को हम रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को हम एंजॉयमेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर हमें एक लाइन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो उस लाइन को हम एंड स्टॉप्ड कहते हैं। अब इस पोइम की फ़र्स्ट लाइन जो है ये रन ऑन लाइन है, इसमें पोइट ने एंजॉयमेंट का यूज़ किया है। जैसे कि वो कहता है एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम, यानी कदीम ज़मानों में वो कदम। अब कदीम ज़मानों में कौन से कदम और उन कदमों ने क्या किया है, इसको समझने के लिए हमें लाइन नंबर 2 की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें वो कहता है वॉक अपॉन इंग्लैंड्स माउंटेन ग्रीन, यानी इंग्लैंड के सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों पर वो चले होंगे। उसके बाद लाइन नंबर 3 भी रन ऑन लाइन है, इस पर भी पोइट ने एंजॉयमेंट का यूज़ किया है। जैसा कि वो कहता है एंड वॉज द होली लैम्ब ऑफ गॉड, और वो खुदा की भेड़ थी। कौन? ऑन इंग्लैंड्स प्लेजेंट पास्चर सीम, वही जिसको इंग्लैंड की सरसब्ज़ व शादाब यानी चरागाहों पर देखा गया।
नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है हवाला। लाइन नंबर 3 में पॉइंट कहता है एंड वॉज द होली लैम ऑफ गॉड, और वो खुदा की भेंट थी। ये यहाँ पर पॉइंट ने एक बिब्लिकल या क्रिश्चियन रेफरेंस का यूज़ किया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।